क्या आपने कभी सोचा है कि दक्षिण भारतीय सभ्यता की वो मजबूत नींव किसने रखी जिस पर आज का इतिहास खड़ा है? नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ही महाशक्ति की बात करने वाले हैं, पल्लव राजवंश। सोचिए, 3वीं से 9वीं शताब्दी तक इनका दबदबा था। आज हम सिर्फ इनकी जीती हुई जंगों के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि उस बेहतरीन कला और वास्तुकला को भी समझेंगे जो आज भी पूरी शान से खड़ी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर पर निकलते हैं। आज की इस चर्चा में हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है। हम शुरुआत करेंगे पल्लवों के उदय से, फिर देखेंगे उनके महान राजा और उनके भयंकर युद्ध। उसके बाद उस दौर के आम जीवन पर एक नजर डालेंगे, उनकी कमाल की पत्थर की वास्तुकला को समझेंगे और आखिर में देखेंगे उनका विश्वस्तरीय प्रभाव और उनका पतन। एकदम क्लियर आर्क में इस पूरे विशाल इतिहास को हम डीकोड करेंगे। तो आइए अपने पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, पल्लवों का उदय। आखिर ये साम्राज्य कहां और कैसे पनपा, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम इनके सुनहरे दौर का नक्शा देखें ना, तो इनकी राजधानी थी कांचीपुरम और इनका साम्राज्य मुख्य रूप से उत्तरी तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। साल 575 ईस्वी में सिंह विष्णु से शुरू होकर महेंद्रवर्मन प्रथम, नरसिंहवर्मन प्रथम और फिर 8वीं शताब्दी तक आते आते नरसिंहवर्मन द्वितीय और नंदीवर्मन द्वितीय जैसे ताकतवर राजाओं की एक अटूट श्रृंखला रही। इन्होंने लिटरली एक छोटी सी क्षेत्रीय सत्ता को एक विशाल साम्राज्य में बदल कर रख दिया। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प सवाल है, ये पल्लव आखिर आए कहां से थे? इनके मूल को लेकर इतिहासकारों में दो काफी अलग थियरीज हैं। एक तरफ है विदेशी मूल का सिद्धांत, जो इन्हें पल्लवों या पार्थियनों से जोड़ता है, हालांकि इसके लिए बहुत ठोस सबूत नहीं है। दूसरी तरफ है स्वदेशी दक्षिण भारतीय सिद्धांत, जिसके मुताबिक ये सातवाहन साम्राज्य के पतन के बाद उभरे यहीं के लोकल शासक थे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ज्यादातर इतिहासकार इस स्वदेशी सिद्धांत को ही सबसे ज्यादा सही मानते हैं। खैर, दोनों ही पहलू अपनी जगह दिलचस्प हैं और इस ऐतिहासिक बहस को समझना काफी जरूरी है। उनकी शुरुआत को समझने के बाद चलिए अब उस दौर में चलते हैं जब तलवारों ने इतिहास लिखा, महान राजाओं, उनके दुश्मनों और बड़े युद्धों का युग। जब बात पल्लव साम्राज्य की असली शाही ताकत की आती है, तो इसके संस्थापक थे सिंह विष्णु। इनका कार्यकाल 575 से 600 ईस्वी तक रहा। इन्होंने कलाभरों को बुरी तरह हराया और तमिल क्षेत्र में अपने राज्य का जबरदस्त विस्तार किया। और सिर्फ फौज ही नहीं बढ़ाई इन्होंने, बल्कि पल्लवों के एक बहुत बड़े सांस्कृतिक पुनर्जागरण यानी कल्चरल रिवाइवल की शुरुआत भी की। सच कहूं तो ये एक ताकतवर साम्राज्य की तरफ उनका पहला और सबसे बड़ा कदम था। और अब आते हैं पल्लवों के सबसे महान शासक पर, नरसिंहवर्मन प्रथम। इनकी एक काफी खौफनाक और शानदार उपाधि थी वातापी कोंडा, जिसका मतलब है वातापी का विजेता। अब ये टाइटल उन्हें ऐसे ही नहीं मिल गया था। दरअसल उन्होंने अपने पिता के समय में हुए भूभाग के नुकसान का बदला लेते हुए चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय को हराया और उनकी राजधानी बादामी, जिसे वातापी भी कहा जाता था, उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। ये पल्लव सैन्य शक्ति का बिल्कुल चरम था और इस एक जीत ने साबित कर दिया था कि वो कितने ताकतवर थे। जंग के मैदानों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और इस साम्राज्य के आम जीवन पर फोकस करते हैं। आखिर ऐसी कौन सी अंदरूनी स्थिरता थी जिसने इस सभ्यता को इतना फलने फूलने का मौका दिया? देखिए, किसी भी इतने विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए एक बेहतरीन सिस्टम तो चाहिए ही ना। पल्लवों का प्रशासन काफी विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज था। सबसे ऊपर राजा, फिर मंडलम यानी प्रांत, फिर कोट्टम यानी जिले, उसके नीचे नाडु यानी उपजिले और आखिर में सबसे जरूरी गांव। इस पूरे सिस्टम की जान थी उनकी ग्राम सभाएं। ये स्थानीय सभाएं सिंचाई, टैक्स कलेक्शन और लोकल झगड़ों को इतनी बखूबी संभालती थीं कि क्या कहने। ये मॉडल इतना कामयाब रहा कि आगे चलकर चोल साम्राज्य ने भी इसे अपना लिया। इस जबरदस्त प्रशासन और स्थिरता का असर उनकी इकोनॉमी और आस्था दोनों पर पड़ा। इकोनॉमी की रीढ़ थी चावल और गन्ने की खेती, और हाँ, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ उनका समुद्री व्यापार एकदम उरूज पर था। वहीं दूसरी तरफ कांचीपुरम वैदिक शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका था। लेकिन सबसे खास बात पता है क्या है? यही वो दौर था जब भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। शिव को मानने वाले नयनार और विष्णु को मानने वाले अलवर संतों ने अत्यधिक कर्मकांडों का विरोध किया और सच्ची गहरी भक्ति को बढ़ावा दिया। ये सच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे आकर्षक हिस्से पर आते हैं, पल्लव वास्तुकला। ये लोग सच में पत्थर की कारीगरी के उस्ताद थे और उनका काम आज भी पूरी दुनिया को हैरान कर देता है।
इनकी वास्तुकला अचानक से नहीं बन गई, बल्कि ये 3 क्लियर स्टेप्स में डेवलप हुई। पहला था महेंद्र वर्मन स्टाइल, जहां उन्होंने पहाड़ों को काटकर गुफा मंदिर बनाए। फिर आया दूसरा चरण, मामल स्टाइल, जहां महाबलीपुरम में एक ही विशाल पत्थर को तराशकर आलीशान रथ मंदिर बनाए गए। और आखिर में तीसरा चरण, राजसिंह स्टाइल, यहां उन्होंने पत्थर काटना छोड़कर पत्थरों को जोड़कर खुले में फ्री स्टैंडिंग मंदिर बनाना शुरू किया। इंजीनियरिंग के हिसाब से ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। इस राजसिंह स्टाइल का सबसे शानदार नतीजा अगर कुछ है तो वो है महाबलीपुरम का शोर मंदिर और कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर। ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से बनी ये इमारतें शुरुआती द्रविड़ शैली का एकदम शिखर हैं। नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिन्हें राज सिंह भी कहा जाता था, उनके इस सुनहरे दौर में बने ये दोनों मंदिर आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इन्हें देखते ही समझ आता है कि ये बस ईंट पत्थर की इमारतें नहीं, बल्कि पल्लवों के आर्ट के जज्बे का जीता जागता सबूत हैं। सिर्फ मंदिर ही नहीं, मूर्तिकला में भी उनका कोई सानी नहीं था। यहाँ गंगा का अवतरण या अर्जुन की तपस्या का जिक्र करना तो बनता है। महाबलीपुरम में एक बहुत ही विशाल चट्टान पर इस पूरी हिंदू पौराणिक कथा को उकेरा गया है। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे पल्लवों ने शिव और विष्णु की कहानियों को पत्थर पर हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। सोचिए, एक पूरी की पूरी कहानी बारीकियों के साथ सिर्फ एक चट्टान पर। ये उनकी आर्टिस्टिक डेप्थ को दिखाता है। इतनी महान शक्ति, ऐसी बेहतरीन कला, तो फिर आगे क्या हुआ? आइए अपने आखिरी अध्याय की तरफ चलते हैं, जहां हम पल्लवों की विश्वस्तरीय पहुंच और फिर इस ताकतवर साम्राज्य के पतन को समझेंगे। अब शायद लगता हो कि पल्लवों का असर बस दक्षिण भारत तक ही सीमित था। बिल्कुल नहीं, उनका कल्चरल एक्सपोर्ट सच में बड़े पैमाने पर था। उनका प्रभाव समंदर पार करके कंबोडिया, जावा और चंपा तक फैला। यहां तक कि उनकी लिपियों यानी स्क्रिप्ट्स ने दक्षिण पूर्व एशिया के राइटिंग सिस्टम्स को गहराई से प्रभावित किया। और अपनी द्रविड़ मंदिर वास्तुकला तो वो वहां ले ही गए। कहने का मतलब यह है कि इन्होंने असल में वहां नई सभ्यताओं की नींव रखने में बहुत बड़ी मदद की थी। लेकिन इस सब के बावजूद एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है। आखिर इतना बड़ा, इतना ताकतवर और सांस्कृतिक रूप से इतना अमीर साम्राज्य आखिरकार गिरा कैसे? आइए इसके पीछे की वजहों को डिकोड करते हैं। असल में इस पूरे साम्राज्य के गिरने के पीछे 3 बड़ी वजहों का एक घातक कॉम्बिनेशन था। पहली वजह, चालुक्यों और बाद में पांड्यों के साथ लगातार होने वाले लंबे युद्ध। इन युद्धों ने साम्राज्य को आर्थिक और सैन्य रूप से पूरी तरह निचोड़ दिया था। दूसरी वजह थी 9वीं शताब्दी में चोल और पांड्य राजवंशों का बहुत तेजी से और आक्रामक रूप से आगे आना। और तीसरा सबसे बड़ा कारण था बाद के कमजोर राजाओं के दौर में आई राजनीतिक अस्थिरता। जब लगातार बाहरी हमले और अंदरूनी कमजोरी एक साथ मिलते हैं तो बड़े से बड़ा साम्राज्य भी जमीन पर आ जाता है। तो 9वीं शताब्दी आते आते चोलों ने पल्लव साम्राज्य को पूरी तरह से जीत लिया। साम्राज्य का तो अंत हो गया, लेकिन देखिए, उनके उकेरे गए पत्थर आज भी आधुनिक दक्षिण भारत के आसमान और कंबोडिया के प्राचीन खंडरों में शान से खड़े हैं। ये बात सच में सोचने पर मजबूर कर देती है ना, कि कैसे कला और वास्तुकला उन साम्राज्यों से भी ज्यादा लंबा सफर तय करती हैं जो उन्हें बनाते हैं। राजा आते हैं, चले जाते हैं, मगर उनकी छोड़ी हुई विरासत पत्थरों में हमेशा के लिए कैद हो जाती है। तो क्या इस सब को देखकर आपके मन में ये सवाल नहीं आता कि आज हम ऐसी क्या चीजें बना रहे हैं जो हजारों साल बाद ऐसे ही हमारी कहानी सुनाएंगी? इस दिलचस्प इतिहास को हमारे साथ समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।